हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे, शानदार होंगे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए डीएलएड 4 सेमेस्टर की क्लासेस चालू हो चुकी हैं हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज से हम शुरुआत कर रहे हैं साथियों राजन सीरीज की। पहले हम शुरुआत करेंगे क्योंकि साथियों आपको पता है कि हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है आपका जो है शिक्षक भर्ती के लिए। जो 68,500 में सीटें बची हुई थी उसमें भर्ती के लिए जो है आदेश आ चुका है। तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है कि आप जो है 4 सेमेस्टर को ऐसे दें ताकि आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना लगे। ठीक है, तो बेहतरीन तरीका यही रहेगा कि पहले हम राजन सीरीज और पवन सीरीज को अच्छे से कर लें। इसके बाद जो है जो बैच मैं लॉन्च किया हूं उसमें जो है थ्योरी वाइज क्लासेज बाद में ली जाएंगी। राजन सीरीज पवन सीरीज करने का जो है निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि आपका एक बेस तैयार हो जाए, ताकि आपको किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगने का चांस ना हो, क्योंकि इन दोनों सीरीजों को करने के बाद 100% आप जो है अच्छा नंबर पा जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमको टॉप नहीं करना है, क्योंकि अगर हम टॉप करने के चक्कर में किसी सब्जेक्ट में बैक लगा देंगे अपने आप में तो वहां पर हमको भर्तियों से हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जो है तैयारी करिए बेहतरीन ढंग से, हमारे साथ जुड़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट एकदम बेहतरीन ढंग से कराए जाएंगे और इस तरह से राजन सीरीज में कराऊंगा, व्याख्या सहित कराऊंगा एक एक क्वेश्चन का, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन जो है परीक्षा में ना छूटे ना। अगर इससे बाहर भी आता है तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बाद में थ्योरी की क्लासेज जो है टॉपिक वाइज अलग से ली जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए चैनल से जरूर जुड़े साथियों। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। बेहद ही बेहतरीन ढंग से चालू करेंगे आपके इस राजन सीरीज से डीएलएड 4 सेमेस्टर का एकदम अपडेटेड वर्जन है साथियों, 2025 संस्करण। और यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी शामिल किया जाएगा। चतुर्थ सेमेस्टर, ठीक है, आपका तृतीय प्रश्न पत्र है विज्ञान, और यहाँ पर आपका सिलेबस है। इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बाद में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसका लिंक साथियों नीचे डिस्क्रिप्शन में है। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ और क्लासेज की लिंक, साथ में आपको जो न्यूज अपडेट आती हैं, सभी चीज़ें वहाँ पर आपको समय से समय मिलती रहती हैं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं बेहतरीन ढंग से। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, एक एक ऑप्शन को जहाँ पर जरूरत पड़ेगी उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और कहीं पर भी आपको क्लासेस लेने की जरूरत नहीं, जितना पढ़ा रहा हूं उतना पर्याप्त होगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका, सब्जेक्ट हमारा है विज्ञान। पहले हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। यहाँ पर 2 वीडियो में आपके टोटल प्रश्नों को कवर कर लिया जाएगा। इससे बाहर आपका परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं बनने वाला है। साथ में यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए साथियों, पहला प्रश्न देखते हैं आपका, चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। तो साथियों, चुंबक द्वारा आपको पता है कि जो लोहे के टुकड़े होते हैं या लोहा होता है वही आकर्षित होता है, बाकी अन्य चीजें आकर्षित नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लोहे का बुरादा जो है चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। अगला हमारा प्रश्न है, मिश्र धातु है। देखिए साथियों, तांबा, जस्ता और टिन, ये सभी क्या है साथियों, धातुएं हैं। ठीक है, अपने आप में। और जो साथियों आपका पीतल है ये आपका मिश्र धातु में आता है, तो ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों जो पीतल है ये किन चीजों से मिलकर बना होता है, ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये तांबा और जो है जस्ता से मिलकर बना होता है। तांबा आपका 66% और 33% आपका जस्ता होता है। ठीक है, साथ में आपको पता होना चाहिए कि तांबे का जो साथियों Cu द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसका जो प्रतीक चिन्ह है Cu तांबा का है, इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है तांबा का। टिन साथियों इसका होता है Sn का जो साथियों प्रतीक चिन्ह है क्या है, टिन Sn। और जस्ता आपका साथियों Zn, जिसको जिंक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको जानना बेहद जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न है, डार्विनवाद संबंधित है। तो डार्विनवाद किसने दिया साथियों, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है, जिसको प्राकृतिक वर्णवाद भी कहा जाता है, प्राकृतिक वर्णवाद भी कहा जाता है। और साथियों डार्विनवाद किससे संबंधित है, योग्यतम की उत्तरजीविता, ये चीज आप याद कर लीजिए। योग्यतम की उत्तरजीविता किससे संबंधित है, आपका डार्विनवाद से। किसने दिया, चार्ल्स डार्विन ने दिया। इसको साथियों प्राकृतिक वर्णवाद भी कहा जाता है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने कहा, जिन लोगों में पर्यावरण के लिए बेहतर अनुकूल आनुवांशिक गुण होते हैं वे ज्यादा जीवित रहते हैं। जिनके लिए क्या होता है, अनुकूल आनुवांशिक गुण होते हैं पर्यावरण के प्रति, वे ज्यादा जीवित रहते हैं। किसने कहा था, तो योग्यतम की उत्तर जीविता आपका डार्विनवाद से संबंधित। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तो साथियों रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया धीमी किस रोग में हो जाता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा हीमोफीलिया रोग में। जैसे आपका स्किन कहीं कट गया तो रक्त जम जाता है थोड़ी देर में। ठीक है, तो इस रोग में, हीमोफीलिया रोग में आपका रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया बहुत स्लो हो जाती है या ना के बराबर हो जाती है। इसको साथियों शाही रोग भी कहा जाता है, शाही रोग भी कहा जाता है। सबसे पहले यह इंग्लैंड के एक राजा की रानी को हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, मतलब एक रानी को हुआ था हीमोफीलिया रोग। ठीक है, तो इसी कारण इसको शाही रोग कहा जाता है। ठीक है, ये साथियों हीमोफीलिया है। ठीक है, तो यहाँ पर रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया हीमोफीलिया में स्लो हो जाती है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, एलिसा परीक्षण है। तो एलिसा परीक्षण साथियों किस में किया जाता है, किस रोग में, इसको साथियों इंग्लिश में लिखते हैं ELISA।
एलिसा। एलिसा परीक्षण साथियों आपका एड्स बीमारी में किया जाता है। एड्स दिवस साथियों कब मनाया जाता है आपका अगर पूछ ले तो 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष जो है एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो एड्स दिवस कब 1 दिसंबर को, और एड्स के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, एलिसा परीक्षण किया जाता है। ठीक है, और चलिए साथियों देखिए टीबी के रोग के बारे में जान लीजिए। टीबी साथियों आपका इसको ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है और इसे टीबी को ही क्षय रोग भी कहा जाता है। ठीक है, ए और सी दोनों एक ऑप्शन है। ठीक है, क्षय रोग को टीबी रोग भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको साथियों आपका जो है इसके लिए IGRA एक टेस्ट होता है, ये टेस्ट किया जाता है और साथियों इसको जो है क्षय रोग को टीबी रोग या ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, स्कर्वी रोग की पहचान है। तो स्कर्वी रोग में आपका साथियों क्या होता है, मसूड़ों से रक्तस्राव होता है, यानी मसूड़े जो हमारे दांत के मसूड़े होते हैं उससे खून बहना चालू हो जाता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से, और विटामिन सी आपके खट्टे पदार्थों जैसे आपका नींबू आंवला आदि में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र है। तो साथियों कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र आपका होता है ZnCO3, जिसको साथियों क्या पढ़ते हैं, जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट ZnCO3 क्या है साथियों, एक अयस्क है जिससे जिंक को अलग किया जाता है। ठीक है, और Fe2O3 क्या है साथियों, ये इसको कहते हैं फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड कहा जाता है Fe2O3 को, और इसको जिंक ऑक्साइड, इसको जिंक सल्फाइड कहेंगे, और इसको Fe2O3 को कहेंगे फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आरबीसी की जीवन अवधि कम हो जाती है। तो आरबीसी की जीवन अवधि किस बीमारी में कम हो जाती है, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका सही जाएगा, एनीमिया रोग में। एनीमिया रोग साथियों क्या होता है, इसमें साथियों शरीर में रक्त अल्पता हो जाती है, यानी कि खून की कमी हो जाती है। और साथियों रक्त अल्पता किसके कमी के कारण होता है, विटामिन B12 के कमी के कारण होता है, आयरन की कमी के कारण होता है, विटामिन B12 की कमी के कारण अथवा आयरन की कमी के कारण होता है। और अगर साथियों पूछ लिया जाए कि आरबीसी का जो है जीवन काल कितने दिन का होता है, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल भी पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जीवन काल 120 दिन होता है। और जो आरबीसी होता है लाल रक्त कणिका, ये साथियों जो है ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। अगर साथियों श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC व्हाइट ब्लड सेल्स इसको कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, तो व्हाइट ब्लड सेल्स श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल 13 से कितना दिन होता है, 13 से 20 दिन होता है। और इसका निर्माण साथियों कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में। ये भी पूछा जाता है कि WBC RBC का निर्माण कहाँ पर होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको उम्मीद है समझ में आ गई होंगी। तो जीवन काल RBC का किस बीमारी में, एनीमिया रोग में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, काफी इंपॉर्टेंट। किसी आवर्त में, आवर्त सारणी की बात कर रहा है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की किसमें बढ़ोतरी होती है या कमी होती है, तो यहाँ पर बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है, तो बाएं से दाएं जाने पर आपका साथियों क्या क्या होता है, तो बाएं से दाएं जाने पर आपका धन विद्युत प्रवृत्ति बढ़ती है, यानी कि जो तत्व होते हैं उसकी धन विद्युत प्रवृत्ति बढ़ती है, तथा साथ में परमाणु संख्या भी बढ़ेगी, परमाणु संख्या बढ़ेगी, धन विद्युत प्रवृत्ति बढ़ेगी, और धात्विक गुण क्या होता है, घटेगा। यानी कि अगर हम बाएं से दाएं जाएं तो इधर धातु होता है, इधर अधातु होता है। ठीक है, तो अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक गुण क्या हो जाएगा साथियों, धीरे धीरे घटेगा। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, और अधात्विक गुण बढ़ेगा बाएं से दाएं जाने पर। अगर हम साथियों पूछ लिया जाए कि ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, तो ऊपर से नीचे आने पर आपका अगर पूछ लिया जाए कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर, तो परमाणु आकार बढ़ेगा तथा संयोजकता समान रहेगी, विद्युत ऋणात्मकता घटती है, आयनन ऊर्जा कम होती है। ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है, आयनन ऊर्जा कम होती है, परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक है, ये चीजें आपकी होती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लैमार्कवाद का आधार है। तो यहाँ पर साथियों सही हो जाएगा ऑप्शन बी आपका, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति आपका लैमार्कवाद का आधार है। ठीक है, तो साथियों उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत किसने दिया, लैमार्क ने दिया। ठीक है, तो उपार्जित लक्षण क्या होते हैं, उपार्जित लक्षण वे लक्षण होते हैं जो जीव आपका प्रकृति से जिन लक्षणों को प्राप्त करता है, जिन लक्षणों को जीव प्रकृति से प्राप्त करता है, ना कि माता पिता से। जो माता पिता से प्राप्त होते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं, और जो प्रकृति से प्राप्त होंगे वे उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। तो उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति किसने दिया, लैमार्क ने दिया, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।